हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म, या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हम मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आज हम क्या करेंगे, देखो ये चैप्टर ऐसा रहेगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका सही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको सही करने के लिए आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान आता है। मैंने आपको मूविंग चार्ज वाला भी क्वेश्चन करवा दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज, उससे भी आपने देखा होगा। जो अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ रहे हैं ना, तो आप पूरा मत छोड़िए, देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपसे हो पा रहा है तभी उसको कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जैसे उसमें आप देख रहे होंगे मूविंग में कौन सा इजी चैप्टर था, टॉपिक था आपका, था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी 90 वाला केस था, तो आपको करके जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2010 से 2023 के पीवाईक्यू। बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से पहले से आपके वो वाले क्वेश्चन आते थे जो आपके अर्थ मैग्नेटिज्म वाले थे। अब वो रिड्यूस हो गए हैं, वो अब नहीं आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ मैंने एससीबी के भी ऑब्जेक्टिव रखे हैं जो लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो टॉपिक फर्स्ट है वो है जो हमारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं आपके, वो आपके 3 तरह के, वैसे तो 5 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है हमें उतना ही पढ़ना है। मैं बहुत बार लोगों से ये कहता हूँ कि भैया उतना ही पढ़ो जितना आपको ज़रूरत है, या मैं आप सभी बच्चों से, स्टूडेंट लोगों से कहता हूँ कि इसको आप उतना ही पढ़िए जितना एनसीईआरटी में दिया है। तो डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए ऐसे, या आप ये बोल सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में एक रिपल्सन फील करते हैं। जैसे आप उसको एक स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे। या आप ये कह सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म है उसको हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे रिपेल हो जाते हैं, जो रिपेल करते हैं, रिपेल्सन नेचर दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और आप ये भी कह सकते हैं जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अभी आगे एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो हमारे पैरामैग्नेटिक हैं वो हमारे वीकली अट्रैक्ट होते हैं, या बोलते हैं फीबली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी है जिससे हमने इसको समझाया है, या कॉज जो है, वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तीसरा बात है आपका फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक ऐसे आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसकी जो हमारी थ्योरी है वो होती है डोमेन फॉर्मेशन पे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे हाई टू लो फील्ड, लो रीजन मूव करते हैं, और ये दोनों लो टू हाई करते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भैया ये वाले रिपेल्सन दिखाते हैं, रिपेल करते हैं, और ये आपके अट्रैक्ट करते हैं मामूली तौर पे, और ये आपके स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। पहले तो इनके बेसिक आपने जाना। सेकेंड पॉइंट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका डायमैग्नेटिक है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी को करने से पहले आप ये तो जानिए कि ससेप्टिबिलिटी नाम का चीज़ है क्या, ये क्वांटिटी क्या है। तो बच्चों, ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा टर्म है मैग्नेटिज्म में जो आपको ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितने इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस, उसकी जो एबिलिटी है टू सो इजिली, या बोल सकते हैं इट इज़ अ
probability of substance which show how easily a substance can be magnetized। हमारा एग्जाम निकलने वाला है, कितनी इजीली से निकल जाएगा, यही ससेप्टिबिलिटी है। तो किसी भी सब्सटेंस का कितना इजीली मैग्नेटाइज होने का जो गुण है उसी को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। और आपने देखा भी होगा इसको हम काई से लिखते हैं, काई भी एक तरह से एक्स जैसे ही लिखते हैं, आपने देखा होगा एक्स का ही सिंबल है। तो डाईमैग्नेटिक ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं कि डाईमैग्नेटिक की बताओ, पैरामैग्नेटिक की बताओ, फेरो की बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाईमैग्नेटिक है, जो हमारे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उसकी ससेप्टिबिलिटी आपकी नेगेटिव होती है, और जो पैरामैग्नेटिक हैं उनकी पॉजिटिव होती हैं और इसकी भी पॉजिटिव होती है। आप ये भी कह सकते हैं सर दोनों पॉजिटिव हैं, क्या आप बता सकते हैं किसकी ज़्यादा होगी? तो भैया आप एक बात ध्यान रखना, जो हमारे ये पैरामैग्नेटिक हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो लो होती है, होगी तो पॉजिटिव लेकिन लो होगी, और इसकी क्या होगी, हाई ऑर्डर होगा, वैल्यू हाई होगी। क्लियर है? अच्छा, एक टर्म इसमें और आता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, जो ससेप्टिबिलिटी है आपकी वो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इन केस ऑफ डाईमैग्नेटिक, और वहीं जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसी को हम क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक की भी ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है 1/T - TC करके, ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये डिफरेंट टर्म हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है इसलिए हमारा ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया है, और जे वाले हर एक सेक्शन से क्वेश्चन ज़रूर देते हैं, तो ये आपको समझना है। तो जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, जो हमारी रिलेटिव परमिबिलिटी है वो क्या बला है? सबसे पहले आप ये देखिए, जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो क्या होती है, वो आपकी एक डिग्री है जो हमें ये बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसी सब्सटेंस के अंदर किस डिग्री तक आ सकते हैं या कितने आ सकते हैं। अगर रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, दो परमिबिलिटी का रेशियो, मीडियम में और फ्री स्पेस में, ठीक है। तो देखिए, अगर ससेप्टिबिलिटी को आप काई से लिखते हैं तो इसको आप म्यू आर से लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू आर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव परमिबिलिटी और इसमें क्या रिलेशन है, तो म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी होता है 1 + काई एम फॉर मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खुद ही ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी जो वैल्यू है मैक्स टू मैक्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो वैल्यू है वो हमारी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और लास्ट वाले में जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका ऑर्डर जो होता है 1000 टाइम होता है। इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर एंटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 से भी कम है। इसमें कुछ कर सकते हैं पैरा में, और फेरो में कोई बाहर जाएगा ही नहीं, वो सारी लाइनों को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है बच्चों कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो होता है μ/μ0। तो अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मीडियम की जो परमिबिलिटी है वो μ0 से कम हो जाएगी, और मीडियम की जो परमिबिलिटी है वो μ0 से ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ग्राफ की अगर बात करें, डाईमैग्नेटिक के लिए अगर आप ये ग्राफ बनाते हैं किसका, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का, तो भैया ये नेगेटिव होती है और एक फिक्स क्वांटिटी है, तो डाईमैग्नेटिक का ग्राफ ये आ गया। पैरामैग्नेटिक की बात करें, अगर पैरामैग्नेटिक का आप ग्राफ बनाएं तो पैरामैग्नेटिक में हमारा क्यूरी लॉ होता है, क्यूरी लॉ। और क्यूरी लॉ कैसे होता है, क्यूरी लॉ आपका होता है कि ऐसे हमारी ये पैरामैग्नेटिक का एक टेम्परेचर जो है क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, ऐसा बिहेवियर दिखाता है, ये पैरामैग्नेटिक है। और फेरोमैग्नेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जो फेरोमैग्नेटिक है, या आपने फेरोमैग्नेटिक देखा जैसे, ये इसकी ससेप्टिबिलिटी है, ये इसका टेम्परेचर है। तो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर ग्राफ अगर आप फेरोमैग्नेटिक के लिए बनाओगे तो फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ पे तो बिहेव ऐसा करेगा, ये जो टेम्परेचर है, जो हमारा एक क्यूरी टेम्परेचर है, यहाँ पे तो ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन ऊपर की साइड में ये ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो टेम्परेचर है क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा, वहाँ पर ही फेरोमैग्नेटिक होगा। मतलब क्या है कि T को TC से ज़्यादा होना पड़ेगा, T को TC से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी ये फेरो होगा। अगर T TC से कम हो गया, अगर T TC से कम हो गया, या आप कह सकते हैं उस क्यूरी टेम्परेचर से कम हो गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो अगला हमारा डिफरेंस है वो क्या है, देखिए, उल्टा कह दिया। अच्छा, इसमें आप ये कह रहा हूँ मैं, देखो ना, आप इसको ऐसे देखो, मेरे को लग रहा है मैंने उल्टा बोल दिया। ये TC है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा पैरामैग्नेटिक का है ना सिंबल, ये पैरा का है, तो ये हमारा पैरा हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा फेरो हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक रिलेशन कहाँ पे होगा, जब T TC से बड़ा हो गया तो पैरा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया तो ये फेरो हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि जो हमारा, इसकी एक स्लाइड ही ले लेते हैं, क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है कि जैसे हमारे काई इक्वल टू क्या है, आपका काई इक्वल टू है C/T माइनस TC। तो इसमें केस ये है, अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम हो गया और टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया। अगर क्यूरी टेम्परेचर से कम हो गया तो ये क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक, फेरो, और अगर ये हमारा ज़्यादा हो गया तो ये किस में आ जाएगा, पैरा। तो आप ये ध्यान में रखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम के बाद फेरो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक कैसे बिहेव करने लग जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ये आपने ग्राफ देख लिया, और ये बहुत पूछा जाता है ये वाला ग्राफ, आप ध्यान रखिए। देखो यहाँ तक तो आपका वही है ना, ये पैरामैग्नेटिक का है, और जो फेरो का है वो ग्राफ आपका ऐसे होता है लगभग। आपके बुक में नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर, यहाँ से ये है फेरो, और ये है TC, और ये है पैरा। आगे देखते हैं, अगला है मैग्नेटिक मोमेंट। बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है डायमैग्नेटिक का 0 होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक का जो हमारा मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा, उसके पास कुछ ना कुछ रहेगा। और यहाँ पर डोमेन फॉर्मेशन है, तो यहाँ भी डोमेन का कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, बात करते हैं MH कर्व। किसी भी मैग्नेटिज्म के लिए आपसे पूछा जाएगा कि MH कर्व बताइए, चाहे डायमैग्नेटिक है चाहे पैरामैग्नेटिक है, तो कहेंगे कि MH कर्व क्या होगा इसका। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व क्या होगा डाई के लिए, पैरा के लिए, फेरो के लिए। ठीक है, तो देखो जो इसका MH कर्व होता है उसको हम अभी बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो होता है हिस्टेरिसिस। क्या होता है, हिस्टेरिसिस। ठीक है, जो हमारा इसका कर्व होगा वो क्या होगा, हिस्टेरिसिस कर्व होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो सेकंड ये दो हैं इनके हिस्टेरिसिस कर्व नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अपोजिट टू फील्ड होगा, अपोजिट टू फील्ड। और जो यहाँ होगा ये इसका लो होगा, कुछ ना कुछ होगा लेकिन नॉन जीरो नहीं होगा, लेकिन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा।
फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और जो फेरोमैग्नेटिक है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा और फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। तो ये आपका था मैग्नेटिक मोमेंट की कंडीशन कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है। तो हमने ये चीज़ें देख ली। हिस्टेरिसिस कर्व की बात करें तो वो हमें कौन देते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व हमें देते हैं फेरो, ये दो नहीं देते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि IH कर्व बताओ। तो देखो IH कर्व जब हम बनाते हैं ना तो वो ऐसे बनता है, अगर ये H है और ये I है तो डायमैग्नेटिक के लिए ऐसे बनता है, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का कर्व है, इसके लिए ऐसे बनता है, और ये वाले के लिए अगर आप बनाएंगे तो वो ऐसे बन के फिर सैचुरेट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका IH कर्व है। आगे है एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे क्वेश्चन आप कैसे पूछा जाएगा, अभी मैं देख रहा था लास्ट में क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, ऐसा क्वेश्चन दिया था कि विच वन हैव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। अब आपको पता है डायमैग्नेटिक की नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, लेकिन डायमैग्नेटिक कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है कॉपर, ये आपको ध्यान रखना है, लेड, तीसरा ये सारे एनसीईआरटी के ही बता रहा हूं मैं आपको, सिलिकॉन हो गया, H2O हो गया, पानी कहते हैं जिसे आप, NaCl हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। अभी ध्यान में रखना है आपको हल्का फुल्का, और गोल्ड वाला हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, ये तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब पैरामैग्नेटिक के अगर आपसे एग्जांपल पूछेंगे तो पैरामैग्नेटिक में ना ज़्यादातर IUM वाले आते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। IUM में जैसे मैं आपको बताऊं, प्लेटिनियम, ठीक है, एक होता है मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन, टंगस्टन, और एक और इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में दिया है नाइबोयम कहते होंगे शायद इसको, नाइबोयम, तो ये भी आपको दिया हुआ है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक की बात करें, फेरोमैग्नेटिक में जो नेचुरली अकरिंग होता है वो होता है आइडोस्टोन। ये एनसीईआरटी की बात है, नेचुरली कौन होता है, आइडोस्टोन होता है। बाकी आपको पता ही होगा, Fe हो गया, Al हो गया, Ni हो गया, CO हो गया, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपका कोबाल्ट है, ये CO मतलब कोबाल्ट है, निकिल हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एक इसमें ये IUM वाला भी है, आपके लिए कंफ्यूजन में आ सकता है, ठीक है, गाडोलियम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फेरोमैग्नेटिक के, पैरामैग्नेटिक के, डायमैग्नेटिक के, ठीक। चलिए भैया यहाँ तक तो आप सब समझ गए होंगे, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं इसी में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम चलते हैं इसमें अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ, ठीक है। तो अगर आप सबकी मैग्नेटिक, चलो अभी आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहले इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए पहले आप कि कैसे पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चन में जाएंगे तो कह रहे हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी भी बात हुई थी कि डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, गलत है भैया। इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बिल्कुल सही है, अभी भी हमने बात करी, तो बी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड देखिए, आप यूं उड़ा देंगे इन क्वेश्चनों को। कह रहे हैं फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये एंड एक्स इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इस हिसाब से तो ये जो हमारा पहला है बिल्कुल सही है, -1 से 0 के बीच होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल फील्ड दे मूव स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अब आप बताइए क्या वो स्ट्रॉन्गर टू वीकर मूव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाई टू लो करते हैं ना, तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही हो गए।
हमने क्या पढ़ा था, डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे साथ, लो होती है, नेगेटिव होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था डायमैग्नेटिक में, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम होती है। तीसरा हमने पढ़ा था अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो ये हाई टू लो चलती है, मतलब रिपल्सन दिखाती है। और भी आप कह सकते हैं ये रिपेल होती है, हमने ये भी पढ़ा था कि ये रिपेल्ड होती है। मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होता है और अपोजिट टू फील्ड होता है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन ससेप्टिबिलिटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन वाले टॉपिक करिए। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है भैया, तो जो थर्ड है उसका पहला वाला तो मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि आपने देखा ससेप्टिबिलिटी दोनों में क्या है 1/t, टी को डिक्रीज करेंगे तो x बढ़ेगा। डायमैग्नेटिक इज रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन, देखिए ऑर्बिटल मोशन डायमैग्नेटिक, ऑर्बिटल स्पिन पैरामैग्नेटिक, डोमेन फेरो, तो दोनों सही हैं। और ये क्वेश्चन टाइम बचाएंगे। देखो ग्राफ आ गया, कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ डायमैग्नेटिक का होगा। ठीक है, अब देखो डायमैग्नेटिक का अभी भी मैंने आपको बताया था कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हो जाएगा। सी ऑप्शन किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बात करो ए और बी की, तो जो हमारा ए और बी की बात करें तो एम एच कर्व जो हमारा किसका है, डायमैग्नेटिक का। अभी भी मैंने आपको बताया एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसका अपोज करता है, तो अपोज करेगा तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, एम जो हो जाएगा वो -h के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भैया, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेट। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे चेंज हो जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था जब टी टीसी से कम होगा तो ये फेरोमैग्नेटिक होंगे, जैसे ही बढ़ाओगे टीसी के उधर जाओगे पैरा में चेंज हो जाएंगे। एट हाई टेम्परेचर डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस इंक्रीज। अच्छा, हाई पे जो हमारा डोमेन एरिया है वगैरह इंक्रीज है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला है। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। अब आप बताइए जो हमारे इलेक्ट्रिक मोनोपोल हैं इसमें से आपको देखना क्या है, करेक्ट देखना है। मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, नॉर्थ साउथ के अलग अलग होते हैं, नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलोनॉइड एट इट्स एंड एंड आउटसाइड कैन नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड, ये भी गलत है। कह रहे हैं कैन नॉट, कह रहे हैं होता है ये सब। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन टोरॉइड, बिल्कुल सही बात है। और एक बात याद रखना, टोरॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल। अब आप बताइए बार मैग्नेट और सोलोनॉइड एक ही जैसे तो होते हैं, पैरेलल होते हैं चाहिए। x इक्वल टू -1 इज कंडीशन फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है, 0 से लेके -1। तो सी और ई ऑप्शन, सी और ई ऑप्शन, सी ई पहले में है। नेक्स्ट वन इन फेरोमैग्नेटिक, देखो आया नहीं आया, बिलो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से कम क्या होगा कह रहे हैं। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर से जो कम टेम्परेचर होगा तो हमारे डोमेन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मैक्रोस्कोपिक रीजन में एक सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ले लेंगे। अभी आपने ग्राफ भी बनाया था ये वाला, ये इनिशियली क्या हुआ था, ऐसे इंक्रीज हुआ था, उसके बाद ये सैचुरेशन में आ गया था। ठीक है, और ये फेरो में ही होता है ऐसा सब। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं कि अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, तो जब आप सॉफ्ट को किसी भी हमारे उसमें रखेंगे तो क्या होगा कह रहा है। पहली बात आपको सॉफ्ट जानना जरूरी है कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, हार्ड क्या होते हैं। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं।
तो अगर आप बी अप्लाई करेंगे तो डोमेन क्या करेंगे, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, टॉर्क करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, अगर टॉर्क उसी की डायरेक्शन में है तो हमारा डोमेन बढ़ेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट भी सकते हैं, तो मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। और एक क्वेश्चन अभी आप एससीबी में करेंगे, हमारे एससी वर्मा सर ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके उसमें दिया हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहे पैरामैग्नेटिक सैंपल है जिसका नेट मैग्नेटाइजेशन ये है, व्हेन इट इज प्लेस एक्सटर्नल फील्ड इतना व्हेन सैंपल इज एक्सटर्नल बदल दें, अगर टेम्परेचर बदल दें तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा। तो देखो पैरामैग्नेटिक के लिए ये हमने रिलेशन पढ़ा था, तो आप दो कंडीशन के लिए लगा दें, तो या आप ये बोल दें एक्स टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर एक्स टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जैसे हम काई कह रहे हैं, तो काई 1 T1 इक्वल टू काई 2 T2, दो कंडीशन के लिए लगा दें। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो काई की वैल्यू होती है वो होती है मैग्नेटाइजेशन ऑफ एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा, M1 T1 ओवर B1 इक्वल टू M2 T2 ओवर B2। भैया आप वैल्यू ही रखनी है, वैल्यू हम रख देते हैं 6/0.4 इक्वल टू M2 निकालना है इंटू 24 और अपॉन में 0.3, तो 24 से 24 कट गया तो ये आ जाएगा आपका 0.75 है, 0.75। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक स्फीयर है, उसमें कैविटी है सेंटर पे, उसको फील्ड करा एक पैरामैग्नेटिक से, तो होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक क्या होगा। देखो जब भी आप उस पर फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और वो तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक वो नेट फोर्स को या नेट फील्ड को बैलेंस ना कर ले। तो आंसर क्या होगा, 0। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले आप एक हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में पढ़िए। देखो होता क्या है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसको दिखाते हैं जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं। मान लो आप H को रिमूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, जैसे आपने H को रिमूव किया तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कुछ डोमेन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम डोमेन होंगे, वो क्या करेंगे, वो रिमेन अलाइंग होंगे इन अप्लाइड डायरेक्शन। मतलब कुछ डोमेन ऐसा होता है कि वो अपने ही जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसमें एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये लैकिंग आ जाएगी, फिर H 0 करने पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो उससे हम हिस्टेरिसिस कर्व से पढ़ते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे आप देखिए इसको, ये है आपका, तो यहाँ पे ये हमारा B है, ये हमारा H है। ठीक, अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मान लो आप O पे थे और O से आप इंक्रीज करोगे, तो होगा क्या कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये जो B है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनिशियली क्या होता है, ऐसे इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है B इक्वल टू होता है म्यू H, तो जैसे B बढ़ेगा या जो H बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। तो जब हमने H बढ़ाया तो हमारा B बढ़ा। ठीक है, बड़ा 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 ऐसे पहुंचा। क्लियर है यहाँ तक, ये हमने बढ़ाया, और एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, और ये सैचुरेट हो गई यहाँ पे। क्लियर, अब हमने क्या किया, फर्दर H को डिक्रीज करना चाहा। अगर हम H को डिक्रीज करेंगे, अगर हम H को डिक्रीज करेंगे तो होता क्या है बताए, हमारा इंटेंसिटी जो होती है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस तो होती है, और रिड्यूस किस सेंस में होती है, देखिए वो ऐसे रिड्यूस होती है भैया, ऐसे ऐसे बन के आती है। ठीक है, इसको आप B यहाँ लिख लीजिए, ऐसे रिड्यूस होती है लेकिन 0 नहीं हो पाती। ठीक है, जब H 0 हो गया यहाँ पे सेंटर पे, तो भैया ये 0 क्यों नहीं हुई, 0 नहीं हुई, तो इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। हम फिर इस H को नेगेटिव में 0 करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर डिक्रीज होता है, और मैग्नेटाइजेशन एक टाइम बाद क्या होगा, डिक्रीज होके यहाँ पहुँच जाएगा।
ठीक है। और जब ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, जो इसकी इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम कोरिसिविटी, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इसको हम कोरिसिविटी बोलते हैं, इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, ऐसे फर्दर आप इसको बढ़ाएं तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, ऐसे आप 2 बार अगर इस सैंपल को बनाएं तो ये ऐसे करके एक हमारा शेप बनेगा, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। ऐसे करके शेप आपने देखा होगा। इसको हमने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है, ये रहा। ये तो सैचुरेशन था, ये हमारा ये वाला जो पॉइंट था ये कोरिसिविटी था, ये वाला या कोरिसिव फोर्स थे। और ये जो था इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा है पहले वो देखिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो y एक्सिस में हमारी वैल्यू है वो रिटेंटिविटी है, आपको इतना पता होना चाहिए, और जो x एक्सिस में है वो हमारी कोरिसिविटी है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपको रिटेंटिविटी, यहाँ पे देखिए आप, रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी और सैचुरेशन वैल्यू बताइए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन आया है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये सैचुरेशन वैल्यू है, ये वाली। तो सैचुरेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी आप खुद ही देख के बताइए। ठीक है, सैचुरेशन वैल्यू देख लीजिए यहाँ से। अच्छा, बात रही रिटेंटिविटी, तो यहाँ से लेके ये 1 पॉइंट से लेके यहाँ तक की कितनी 1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। सॉरी, पहले क्या बताना है, रिटेंटिविटी। तो पहला 1 हो जाएगा, तो 1 तो एक ही में है ना, बाकी तो देखना ही नहीं है। रिटेंटिविटी क्या होती है, वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस, ये आपकी रिटेंटिविटी है। कोरिसिव क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये c है, तो माइनस की 50। अब देखो ये 1 है, इसमें कोरिसिविटी है ना, कोरिसिविटी ये रहा, तो सेकंड में है कोरिसिव, हाँ ये माइनस, अच्छा उन्होंने पॉजिटिव में ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब बात रही सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन कितना है, 0.5 का डिफरेंस है, तो 1.5, तो बी ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये आया है देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 2014 में आया है, 18 में आया है, 19 में भी आया है। ठीक है, मैंने वो टाइप नहीं किया। क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए आप क्वेश्चन खुद ही पढ़िए। कह रहे हैं कि द BH कर्व फॉर फेरोमैग्नेट दे दिस, हिस्टेरिसिस कर्व है, सोलेनॉइड का दिया है। तो कह रहे हैं करंट शुड बी पास इन सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज। कितनी करंट पास करें कि यह डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोरिसिविटी की बात हो रही है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, कोरिसिविटी बताती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस सब्सटेंस की। ठीक है, जो हमारा कोरिसिविटी है वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताती है। अगर हार्ड मैग्नेट है जैसे स्टील है तो उसके लिए कोरिसिविटी हाई होगी। अगर सॉफ्ट मैग्नेट है तो जैसे सॉफ्ट आयरन है तो हमारा लो कोरिसिविटी होगी। क्लियर है यहाँ तक? और जो हिस्टेरिसिस कर्व है वो बताता है एनर्जी लॉस को। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोलेनॉइड को डीमैग्नेटाइज करने में क्या होगा। अब आप देखिए, आपको H दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, H की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है H की वैल्यू, 100 AM-1। आपको हो गया सर ये आपको कैसे पता, आप यहाँ पे देखिए ये H की वैल्यू ये दी है आपको। अच्छा जी, अब आप देखिए H का जो एक फॉर्मूला होता है ना, जब आपको करंट निकालनी होगी तो वो NI होता है, यही लगाओगे यहाँ पे, और कुछ एक तो दिया रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 100, N तो आपका 1000 दिया है, I रहने दो, इक्वल टू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो I क्या आ जाएगा 1/, अच्छा सॉरी ये आप किस में रखिए, सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको आप बदल दीजिए मीटर में बदल दीजिए। ये कितना है, I है आपका 100/1 2 3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 2 से तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, -1, और ऊपर कितना सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको आगे, तो आंसर कितना आएगा इसका, कंप्लीटली आंसर बताना है आपको, बताइए किस में आएगा। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कि कितने में आएगा। ठीक है, कमेंट कर लेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं
जिसमें हिस्टेरिसिस कर्व दिया है और मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है, तो आप सभी को करना क्या है भैया, आप सबको करना है H इक्वल टू NI का फॉर्मूला लगाना है। और H इक्वल टू जब आप NI लगा लेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे I निकालना है तो आप I वहाँ से इजीली निकाल पाएंगे। ठीक हो गया। चलिए, अच्छा आंसर आ गया होगा इसका। अगर आप इसको देखें आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका कितना है, अरे रे मैंने गलत कर दिया ना, सॉरी। आप सोच रहे होंगे गलती क्यों हो रही। देखो ये एच आई दिया है ना, तो ये आई यहाँ रहेगा ना, अपॉन में 10⁻⁻² रहेगा, क्योंकि एन तो यहाँ पे है ना, एन हमारे किस में है, सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 100 से तो ये 100 कट जाएगा, बचेगा कितना है, एक 10 बचेगा, नीचे ही भेज दो उसको कि 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻3 आ जाएगा। और 10⁻⁻3 है नहीं तो ये 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो जब भी आपसे कहेगा मैग्नेटाइजेशन की कहानी तो आप ये लगाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है। कह रहे 3 मैग्नेटिक बार हैं, तीनों को रखा, अभी भी हमने इसकी बात कर ली है। जिस किसी में एक भी लाइन अंदर नहीं है वो डाई मैग्नेटिक है, वो रिपेल कर रहा है। जिसमें सारी लाइनें अंदर हैं वो क्या हो जाएगा, वो हमारा फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। जिसमें कुछ लाइन अंदर कुछ बाहर है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन 14 है आपका, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन वही है जो अभी हमने बात करी थी। आपको इसमें क्या दिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वो दिया है, ससेप्टिबिलिटी दी है, और पूछ रहे हैं कि इसकी इट्स ससेप्टिबिलिटी इतने टेम्परेचर पे क्या होगी। तो 2 टेम्परेचर के लिए लगाना है, और पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन है वो क्यूरी लॉ से आप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जब हम इसमें जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जो है हमारा, वो इसी का एक एप्लीकेशन है। तो हम हिस्टेरिसिस का यूज़ करके ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपके लिए समराइज की हैं कि ऐसा मैग्नेटिक सबस्टेंस लेंगे जिसकी ये कंडीशन होगी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो सॉफ्ट मटेरियल लेंगे, परमानेंट बनाना है तो हार्ड लेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो हर बार पेपर में पूछी जाती है, अभी मैंने उसे आपको बता दिया। देखो आपको ये ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं उसके लिए रिटेंटिविटी कोरिसिविटी लेस होनी चाहिए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं RCL, IPL से आप याद कर लो, RCL दोनों लेस होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और यहाँ फिर आप हाई कर लेना। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और अगर आप याद ही करना चाहते हैं तो ऐसे याद करो ना, परमानेंट में क्या होगा, हाई तो होगा ना, परमानेंट है तो सिक्योरिटी होगी उसके पास। तो हम देखो इसमें कुछ हमने ये पॉइंट लिखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। आगे कुछ पॉइंट ये रखे हैं कि हिस्टेरिसिस में क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होंगे, तो ये हमारा कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसका हम आगे जब बढ़ें, ये हिस्टेरिसिस कर्व भी है, स्टील के लिए ये है, देखो इसकी मोटाई हो गई यहाँ पे, इसकी कम मोटाई है, तो ये एनर्जी लॉस को बता रहा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया है, कह रहे हैं कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एजर्सन, दूसरा रीजन। एक एजर्सन है एक रीजन है। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया सही बात है, अभी भी हमने करा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट के, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और यहाँ पे मैंने लिखा था सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो दूसरा कह रहे हैं सॉफ्ट आयरन है हाई परमिबिलिटी। देखो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा, ठीक है, तो उसके लिए लो होगा, लेकिन बाकी चीज़ क्या, जैसे परमिबिलिटी है ये ज़्यादा होंगे, तो ये भी सही है, रिटेंटिविटी लो होगी। तो ए और डी ऑप्शन हमारा, ये डी क्यों, हमारा आर सही होगा, क्योंकि ना इन्होंने इसका एक्सप्लेन नहीं किया है कि सॉफ्ट का क्यों बनाया जाता है। वहाँ पर लिखते इसका हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, या जो भी यूज़ था वो लिखते, इन्होंने 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही आ गया कि सॉफ्ट आयरन को हम यूज़ करते हैं क्यों। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉफ्ट आयरन है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, और परमानेंट के लिए हाई होता है तो इसके लिए लो होगा। तो लो वाले ऑप्शन उठाओ। तो अब देखो इन्होंने चालाक है ना ये लोग, कोरिसिव लो ये हाई, ये नहीं होगा, लो
लो। अब देखो लो परमिबिलिटी लिख दिया है, अगर कोरिसिबिलिटी और रिटेंटिविटी लो है तो बाकी हाई होगा अगला, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब क्या है, अब हम कुछ एससीवी के क्वेश्चन करने वाले हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से डिट्टो उठाए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर मटेरियल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और दो स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या होगा। तो भैया देखिए, कह रहे हैं कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज। तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है, जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर B बढ़ेगा तो आपका M भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया पहला वाला तो ट्रू है। दूसरा, अगर T बढ़ेगा तो होगा क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रैंडमली इंडिविजुअल एटम मोशन कर रहे हैं उनका एटॉमिक मोमेंट बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होगा। इन्होंने इंक्रीज लिखा है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि पैरामैग्नेटिक को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फील्ड इंक्रीज टिल द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स कांस्टेंट, तब तक बढ़ाया जब तक मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो गया। इफ द टेम्परेचर इज नाउ डिक्रीज, अब देखो एक बार सैचुरेशन लेवल आ गया, अब आप टेम्परेचर को डिक्रीज भी करेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि देखो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट होने के बाद, तो जो अलाइनमेंट है इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल का वो हमारा वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स हो जाएगा, अपनी एक सैचुरेटेड वैल्यू को पकड़ लेगा। तीसरा कह रहे हैं कि एक फेरोमैग्नेटिक को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो कह रहे हैं मैग्नेटिक डोमेन क्या होंगे, जो डोमेन है वो बढ़ेंगे घटेंगे। ये क्वेश्चन जेईई में भी आ गया था सॉरी। तो मैग्नेटिक डोमेन जो हमारे फेरोमैग्नेटिक के अंदर होते हैं उनकी रैंडम मोशन होती है, तो जब आप उसको फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे तो वो ग्रो करेंगे, अगर अपोजिट में रखेंगे तो वो डिक्रीज करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है, तो एकमात्र डायमैग्नेटिक है। आगे देखते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग परमानेंट, तो परमानेंट के लिए रिटेंटिविटी और कोरिसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और परमिबिलिटी, और आपसे पूछेंगे कि और क्या होना चाहिए, तो परमिबिलिटी के बारे में बात करें, ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करें, वो क्या होने चाहिए, लो होने चाहिए। ठीक है, एनर्जी लॉस भी कम होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए कि जब ये हाई होंगे तो बाकी सारे लो होंगे। सेम क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन आप बहुत ध्यान रखिए, सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट, जो परमानेंट होता है ना हार्ड होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होते। जैसे अगर आप अपने गोल के लिए परमानेंट फोकस्ड हो तो आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर फोकस नहीं करेंगे। जैसे आपको जेईई का एग्जाम आपका बहुत पास आ गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास, रिवीजन करने का टाइम है और आप क्या देख रहे हैं, रील्स, आप क्या देख रहे हैं, फालतू के ड्रामे वाले सीरियल, आप क्या अपना टाइम का कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन में नहीं दे रहे तो आप क्या हैं, आप परमानेंट नहीं है अपने गोल के लिए। तो परमानेंट होंगे तो आपकी चीज़ें हाई होंगी, हाई फोकस्ड, हाई कंसंट्रेशन, हाई एम। ठीक है, और मेहनत भी तो हाई होगी। फिर ये बात ध्यान रखना, ये सॉफ्ट होके नहीं चलेगा, तो सॉफ्ट किसके पास होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, इसके लिए लो होता है। और यहीं पर अगर पूछ दें कि ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिबिलिटी, एनर्जी लॉस, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई तो होगा तभी तो परमानेंट नहीं बन पा रहा है इनसे। सेवंथ क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया परमानेंट मैग्नेट का। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन पे आप जाएं तो वही पूछा है कि परमानेंट मैग्नेट रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, उसमें डोमेन जो होंगे रूम टेम्परेचर पे परफेक्टली अलाइंड होंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, डोमेन का रेंडमाइजेशन बढ़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेरी करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा
मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन लाइन, तो जो प्राइमरी ओरिजिन है मैग्नेटाइजेशन का वो आपका, इसके दो ऑप्शन है, वो एटॉमिक करंट और हम एज्यूम करते हैं स्पिन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अभी भी मैंने आपको करवाया है सेम क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क करके हमें बताएं। ठीक है, तो ये तो थे क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन थे, सारे मैग्नेटाइजेशन के क्वेश्चन हट गए, तो क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं आपके लिए। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को 10 मिनट में रिवीजन करके 2x पे देखिए फटाफट और रिवीजन करिए। साथ ही में मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट भी बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट ये है, इसी से क्वेश्चन आया था। देखो ये हमारा डायमैग्नेटिक का है और ये पैरा का है, ये फेरो का। एक याद कर लो, अगर आपको एक पता है तो काई, जो हमारा काई +1 कर देंगे तो म्यू आर निकल के आ जाएगा, और म्यू आर होता है μ/μ0। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा है ये डायमैग्नेटिक के लिए है। ये हमारा जो डायग्राम है ये ऐसे करके हो, अगर है तो ये पैरा के लिए है, और अगर हम ऐसे बनाएं इसमें सारी लाइनें अंदर हैं, कोई भी बाहर नहीं है, तो ये फेरो के लिए है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको एक कॉपर दे देगा, एक एल्युमिनियम दे देगा और आपको एक Fe दे देगा, कहेगा आइडेंटिफाई, तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अगला है जो हम आपने पढ़ा होगा पर सुपर कंडक्टर काफ़ी रिसर्च का टॉपिक रहा है। तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुपर कंडक्टर हैं, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने अभी नहीं पूछे हैं, ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। सुपर कंडक्टर क्या है, तो आप कहोगे सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक है। जैसे इसका एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर का है मरकरी Hg। अच्छा, आपसे कहेंगे कि सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, अगर डाई पता है तो बता दोगे। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, 0 होगी, ये ऐसा आपका लिखा हुआ है। और एक मेजनर इफेक्ट भी ये एक्सपीरियंस करते हैं। अगला देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट 2 पाउंडर में लिखा है कि डायमैग्नेटिक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, इट प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल बट इट्स इज वीक एंड हार्ड टू डिटेक्ट इफ सब्सटेंस पैरा एंड फेरो। उनके केस में हम इसको क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है सॉरी, लास्ट वन, पिछली बार नीट में भी ऐसे क्वेश्चन बन गए थे कि आपसे डायमेंशन ऑफ फॉर्मूले पूछ लिए थे, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इस टेबल को कि हम कैसे ये फॉर्मूलों को बनाएंगे। सॉरी भैया, थोड़ा तबीयत ढीली है, इसलिए मैं आपको वाली वीडियो भी नहीं दे पाया जो मैं आपसे कह रहा था, लेकिन मैं उसको काम कर रहा हूँ उस पर। आपको जल्दी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ उसके साथ एक मास्टर वीडियो जरूर बनाई जाएगी, जिससे थोड़ा तो हेल्प आपको होगी। अच्छा, एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी है, एक आप जब एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, और दूसरे को हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक वो हमारे फेरोमैग्नेट होते हैं, अगर आप बी को रिमूव कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें, तो उसके बाद आपका मैग्नेटाइजेशन जो होगा अगर वो गायब हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। और अगर मैग्नेटाइजेशन स्टिल रहेगा उसके बाद भी, उसको हम बोल देते हैं हार्ड। ठीक है, इसका जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो बहुत नैरो होता है सॉफ्ट वाले का, और इस वाले का वाइड होगा। इसके पास लो आपकी रिटेंटिविटी होती है, कोरिसिविटी होती है, और हिस्टेरिसिस लॉस होता है। और हाई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा म्यू आर और काई। सेम यहाँ पर रिवर्स कर लीजिए इसका, ये आपको पूछा जाता है कई बार आपसे इसका क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल जो है सॉफ्ट वाले का, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है, एक होता है एल निको, ये कब एक तरह से एलॉय है। एक होता है आइडोस्टोन, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है आपका, इसका हम बी रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाता है। अच्छा, इसका जो हमारे एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक में वो है FeCO और Ni। तो ये कंसेप्ट कहाँ मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा जी,
अब देखिए बच्चों, अगर आपका कोई पैरामैग्नेटिक है, कोई पैरामैग्नेटिक है और आपसे कहा पैरामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी हो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो एक तो करेगी टेम्परेचर पे और दूसरा करेगी उस मटेरियल पे, जो भी मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जेईई में कि जो हमारे यहाँ पर दो टर्म थे, एक था लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन और दूसरा जो था हमारा ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। और मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि अगर डायमैग्नेटिक हमारा क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है सबकी, अगर बी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा पैरामैग्नेटिक में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा। फेरोमैग्नेटिक को अगर आप फील्ड में रखेंगे तो उसके डोमेन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। और मरकरी आपका सुपर कंडक्टर है, और अगर आपसे कह दें कि मरकरी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी, तो अगर ये मरकरी है जी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है, क्योंकि ये तो डायमैग्नेटिक है भैया। और ये कितने पे देखते हैं हम, 4.2 पे सुपर कंडक्टर बनता है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हिस्टेरिसिस से भेजें तो जो उसकी ससेप्टिबिलिटी है मे बी वो इन्फिनिटी हो, मे बी वो नेगेटिव हो, और वो जीरो भी हो सकती है, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन ये आता था एग्जाम में कि एक आपके पास सेंसिटिव इक्विपमेंट है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, तो उसको आप किस में रखेंगे, तो उसको हम आयरन बॉक्स में रखेंगे, जिससे उसका जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाए। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप समझ पाए हों, और मैंने कोशिश किया है कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भैया, और आशा करता हूँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, आपको हो सकता है, मेरे से कोई गलती हो सकती है, आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें, मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा, ताकि आने वाले जो बच्चे कभी इसको देखें तो उनको पता लग जाए कि भैया ये गलती हो गई थी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है कि ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर दी जाए, और इवन मैंने वीडियो भी इस बार थोड़ा जल्दी बना के ये आपको दे दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।